अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है कि ये डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी लाइफ की होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये डिज़ीज़ आपकी डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर असरअंदाज होती है, इसलिए क्लिनिक्स में हमारे पास मरीज़ बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस कंडीशन के साथ आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज जो हम इस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये कि ये आखिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि मरीज़ हमारे पास क्लिनिक्स में किस तरह के साइन और सिम्टम्स के साथ आता है, हम कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हम इससे अपने आप को बचा सकें, इसको हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि आखिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मरीज़ आपके पास किस कंप्लेंट्स के साथ आएंगे। देखिए, क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आते हैं उनकी शिकायत ये होती है कि हम कुछ भी खा लें तो हमारा पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होता है, कभी गैस हो जाती है, कभी वो एक तरफ रहती है, कभी दूसरी तरफ हो जाती है, और उसके बाद ऐसा भी कहते हैं कि हमारा एकदम से ऐसा होता है कि पेट में मरोड़ उठता है और हमें फ़ौरन से वॉशरूम जाना पड़ता है, और जब हम वॉशरूम चले जाते हैं तो थोड़ा सा वॉशरूम आता है और उसके बाद ये जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है। और जब हम इस कंडीशन से अपने आप को रिलीव कर लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर के बाद फिर से यही कंडीशन होती है और हमें दोबारा से वॉशरूम जाना पड़ जाता है। तो पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि तकरीबन दिन में 6 से 7 मरतबा उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। उसके अलावा बाज़ औक़ात मरीज़ आपसे ये शिकायत करते हैं कि हमें इसी तरह की कंप्लेन होती है कि पेट फूल जाता है, कुछ खा लें तो हज़म नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ हमें कब्ज़ हो जाती है। अच्छा, कुछ मरीज़ों में ऐसा होता है कि वो दोनों चीज़ों की कंप्लेन करते हैं कि हमें कभी कब्ज़ की शिकायत रहती है, कभी मोशन की शिकायत हो जाती है, और वो कंडीशंस यही होती हैं कि खाने का हाज़मा ठीक नहीं है, हम कुछ खा लें तो हज़म ठीक से नहीं होता, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेसिंग कंडीशन है जो हमारी एक्टिविटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। हम कहीं भी जाएं हम इस सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, और बाज़-औक़ात ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि हम कुछ भी खा लें हमें फ़ौरन ही वॉशरूम जाना पड़ता है। यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइलिक रिफ्लेक्स होता है कि अब जब हमारे मैदे के अंदर खाना आता है तो एक ख़ास तरह का रिफ्लेक्स होता है जो बड़ी आंत के पास जाता है कि भाई मैदे के अंदर खाना आ गया है तो आप फेसेस को एक्सपेल आउट कर दें। तो इन मरीज़ों के अंदर ये जो रिफ्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है कि यहाँ खाना आप खाते हैं और फ़ौरन से आपको वॉशरूम जाना पड़ जाता है। तो ये वाली कुछ मेन सिम्टम्स हैं या जो मेन कंप्लेंट्स हैं जिसके पास के साथ हमारे पास पेशेंट आता है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या। देखिए, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे खाने की नाली में जाता है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद खाना वहाँ से मैदे में जाता है जहाँ वो कुछ टाइम स्टे करता है, वहाँ क्रशिंग होती है, फूड मटेरियल्स जो है वो मिक्सिंग अप होती है। उसके बाद वहाँ से वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना चला जाता है, यानी कि छोटी आंत में खाना जाता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्प्शन या मोस्ट ऑफ द जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हमारे पास छोटी आंत में हो जाती है। फिर वहाँ से खाना मूव करता है हमारे पास बड़ी आंत के अंदर। अब हमारी बड़ी आंत में ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। देखिए, ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल कंडीशंस होती हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी आंत, तो मटेरियल जो है वो आगे मूव करता है। निस्बतन छोटी आंत में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फास्ट होती हैं और बड़ी आंत में निस्बतन जो है वो स्लो होती हैं। होता है ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से हमारा एक आंत का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा हिस्सा डायलेट हो जाता है, तो मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हिस्से से आगे डायलेटेड हिस्से में पास आउट हो जाता है। फिर यही होता है कि आगे ये वाला हिस्सा जो है वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये वाला हिस्सा डायलेट करता है, तो ऐसे मटेरियल आगे पास आउट होकर एक्सपेल आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। जब इस मैकेनिज्म के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि या तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मोशंस होना शुरू हो जाएंगे, या ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए तो आपको कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। अब इसको होने के कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये आखिर इतनी एक्टिविटी हो क्यों जाती है। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कॉज है जिसकी वजह से ये कंडीशन बहुत ज़्यादा यंग लोगों में भी है वो है स्ट्रेस।
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपका डेली एक्टिविटीज़ इस तरह है कि आप हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रेसिंग है, या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसमें होता ये है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो मेंटल, ये कुछ आपको जो है इम्पल्सेस जा रही होती हैं। जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो ये इम्पल्स या ये कंटेनिंग जो आपका एक कनेक्शन होता है वो ख़राब हो जाता है, और आपकी जो गट है वो हाइपर एक्टिव होकर या हाइपो एक्टिव होकर बिहेव करना शुरू कर देती है। उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, यानी जैसे कि अगर आपको बाउल इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो उसके बाद भी ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शंस के बाद कुछ लोगों में ये कंडीशन परसिस्ट करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कोई डिजीज़ रही है, जैसे कि लास्ट ईयर में कोविड बहुत ज़्यादा कॉमन था, उसके बाद लोगों ने ये बहुत ज़्यादा डेवलप किया, तो उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो जाता है। उसके अलावा और भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा है, या आप कह लें कि यंग एज में या स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कॉमन होता है कि ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड ये कंडीशन वो डेवलप कर लेते हैं, या आपको एक पता है कि आपका कल रिजल्ट आने वाला है, तो 1-2 दिन पहले आपको ये कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये है कि हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे। अच्छा, ये एक बात को समझें कि ये जो है वो एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब यानी कि इसका कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है। हम इसको डायग्नोज करते हैं इसकी हिस्ट्री पे पेशेंट से जो हम पूछते हैं, पूछ कर हम इसे डायग्नोज करते हैं। बाकी जो बीमारियां हैं उनके टेस्ट करवा के उनको एक्सक्लूड कर देते हैं कि वो बीमारियां नहीं हैं, और फिर पेशेंट के साथ जब हम उनकी मेंटल हिस्ट्री पूछते हैं या उनकी नॉर्मल जो हम उनकी कंप्लेंट्स पूछते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि मरीज़ को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। देखिए, कुछ और कंडीशन ऐसी हैं जो कि डेंजरस कंडीशन है, वो भी इन्हीं सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आप कह लें कि अल्सर्स, अगर आपको क्रॉन डिजीज़ है, वो भी इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को ओल्ड एज है और उसके अंदर बड़ी आंत का कैंसर है या बड़ी आंत में कोई अल्सर है, तो वो भी इसी तरह से प्रेजेंट करता है। तो इसमें कुछ इसके डेंजर साइंस होते हैं जो कि इस डिजीज़ के अंदर नहीं होते, जैसे वज़न का कम होना। अब मरीज़ आपके पास आएगा, वो कभी भी आपसे ये शिकायत नहीं करेगा कि उसका वज़न कम हो रहा है, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि मेरे पास जो पेशेंट क्लिनिक्स में आते हैं वो मुझे ये शिकायत ज़रूर कर देते हैं कि बजाय इसके कि वज़न कम हो, मेरा तो वज़न बढ़ गया है। उसके अलावा रात में ये डिज़ीज़ आपको नहीं होती, मतलब यानी कि अगर आपको किसी बीमारी की वजह से डायरिया लगा हुआ है, तो वो ये होता ही है कि आपको मोस्टली रात में भी उठ के भी वॉशरूम जाना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप रात में सो जाएंगे तो आपको उठ के वॉशरूम जाना नहीं पड़ता। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट साइंस हैं जो जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसे डायग्नोज करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप कुछ टेस्ट करा के ज़रूर देख लीजिए कि आया कोई ऐसी मसला तो नहीं है या कोई ख़तरनाक बीमारी इसको तो नहीं है, उसको ज़रूर एक्सक्लूड कर लें। जैसे हम कोलोनोस्कोपी करवा कर देखते हैं कि कोई बड़े आंत के अंदर मसला तो नहीं है, कोई अल्सर्स, कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, हम एंडोस्कोपी करवा लेते हैं। उसके अलावा हम स्टूल डीआर करवा कर देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्टूल सीएस करवा लेते हैं, और सीबीसी वगैरह में भी कोई एनीमिया या खून की कमी इस मरीज़ों में नहीं आती, इनके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। अब इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ये एक ऐसी बेनाइन कंडीशन है जो आपके सेहत के ऊपर या आपके ऑर्गन को डैमेज नहीं करती, लेकिन आपकी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। क्योंकि मरीज़ आकर यही शिकायत कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे प्रॉब्लमेटिक होता है। वो कहते हैं कि भाई हम कहीं भी जाएँ, कुछ भी खा लें, हमें ये मसले शुरू हो जाते हैं। तो उनकी डेली एक्टिविटीज़ को तो ये इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये कोई भी सीरियस डैमेज जो आपके ऑर्गन है उस पर नहीं करता। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप फिर पेशेंट से हिस्ट्री लेकर अगर उनकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो उसके लिए आप उनको काउंसलिंग करें, कि उनके कुछ आप सेशंस ले लें, जो आप कह लें साइकोथेरेपी के थोड़े से सेशंस होते हैं वो लें। आप उनको एडवाइस करें कि वो जो है वो योगा एक्सरसाइजेस करें या ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे स्ट्रेस कम हो जाता है। आप उनको ब्रिस्क वॉक के लिए एडवाइस करें, तो इससे जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो ये कंडीशन आपकी बेहतर हो जाएगी।
दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन है। कुछ लोगों को स्पेशली पता होता है कि उसकी वजह से उनको ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं कुछ ख़ास तरह का खाना खाने से। अगर आपको ये किसी तरह के ख़ास खाने से डेवलप होता है तो आप उस खाने को अवॉइड कीजिए, उससे ये आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस्ड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड या फ्राइड फूड खाते हैं तो उसको थोड़ा कम करिए अपनी लाइफ के अंदर। साथ में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो उससे भी ये कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। फिर इसकी कुछ मेडिसिन्स आती हैं, जैसे कि कुछ आती हैं इसके डायरिया को कंट्रोल करने की मेडिसिन्स, कुछ आती हैं आपकी जो कॉन्स्टिपेशंस हो रही होती हैं उसको कंट्रोल करने की मेडिसिन्स, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही होती है, गैस बहुत ज़्यादा रह रही है, पेट फूला हुआ रह रहा है, तो वो इसकी मेडिसिन्स आती हैं। वो आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करके आप वो मेडिसिन्स ले सकते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन से कभी कभार ऐसा होता है वो आपको सूट नहीं करती हैं, तो आपको कभी कभार कॉम्बिनेशंस को चेंज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स चेंज करने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर को ही जाके दोबारा बताइए कि आपको ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा सूट नहीं कर रही, ताकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को चेंज करें जो आपको सूट कर सकें और आप उसको यूज़ करें। दूसरी बात ये कि इसके अंदर मेडिसिन्स का आपको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग यूज़ करनी पड़ती हैं, यानी कि क्योंकि ये आपकी अपनी हाइपर एक्टिविटी है और इसका ताल्लुक आपके मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको इसका ट्रीटमेंट थोड़ा प्रोलॉन्ग लेना पड़े, थोड़ा लंबे अरसे तक लेना पड़े। तो इसलिए आप इसके ट्रीटमेंट को ज़रूर कंटिन्यू रखें और इससे आपको ट्रीटमेंट से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये पेशेंट्स एक्चुअली इसमें पेशेंट्स नहीं होता, उनमें थोड़ा सा सब्र नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं हमें फ़ौरन हल चाहिए। तो मेडिसिन से आपको बाजू का बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आप जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं ये चीज़ या ये कंडीशन दोबारा डेवलप हो जाती है। इसलिए इस मेडिसिन को ये आपको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करना होता है। इसको छोड़ते वक्त आपको आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन करके छोड़ना होता है, एकदम से नहीं छोड़ना होता। आपको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। आपको लाजमी है कि आप वो वाली एक्सरसाइजेज या वो योगा एक्सरसाइजेज लाजमी करें जो आपके स्ट्रेस को कम करें। अगर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो बिलीव मी कि ये कंडीशन से आप वैसे ही छुटकारा हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।